This is the first time that over 28 former militants, separatists, and candidates backed by banned Jamaat-e-Islami are contesting elections in Jammu and Kashmir. The list of candidates includes former separatists such as Javed Hubi, Sarjan Ahmad Wage, and former militants such as Farooq Ahmad, also known as Saifullah Farooq, and former Jamaat-e-Islami leaders such as Talat Majid, Sayyad Rashi, among others. A number of independent candidates the Print spoke to highlight the change in the security situation which led them to contest elections. This marks a major shift from the days of separatists boycotting elections to now them participating in mainstream politics. The Print spoke to a number of former militants, separatists, and candidates backed by banned Jamaat-e-Islami to understand what prompted them to contest the elections. While some of them are contesting for the first time, people like Usman Majid have been in electoral politics for decades, and he has also served as a minister in the past. Altaf Bhatt, who is contesting as an independent candidate from Rajpura constituency in Jammu and Kashmir, says the security situation has changed in the region, and he points out that things have changed on the ground too, from the times of Hartal and stone pelting that led to schools and universities being shut. The current scenario is peaceful, he says. देखिए, मैंने बगल 21 से इलेक्शन लड़ा है समाजवादी पार्टी से जी, जो माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी है जी। और रही बात मेरे गन बंदूक उठाने की, तो वो मेरा बचपना था। आज मैं नैश्वर हूँ और आपको बताना चाहूंगा 86 के अंदर यहाँ एक इलेक्शन हुआ था MUF का। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, ताकि आपकी आवाज कटे नहीं इसलिए मैं बोल नहीं रही। आप दोबारा से एक बार फिर से बता दीजिए। जी 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 यहाँ 86 के अंदर एक इलेक्शन हुआ था MUF का, जो जमात-ए-इस्लामिया पार्टिसिपेट कर रही थी, और उसमें मौलवी यूसुफ शाह साहब ने पार्टिसिपेट किया था अमीरा कबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो आज के अलमारूफ सलाउद्दीन साहब है। समझते हैं ना आप सलाउद्दीन जी, जो HM के चीफ है। तो उस जमाने में मैं उनका पोलिंग एजेंट हुआ करता था, और 4 बजे तक तो हमें ये पता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन 4 बजे के बाद हमें ये बताया गया कि आप इलेक्शन हार गए, और 8 साढ़े 8 बजे हम 4-5 लोगों को उठा लिया गया और हमारे साथ काफी टॉर्चर किया गया। तो उसके बाद फिर 89 तक ये सिलसिला चालू रहा। 17 साल की उम्र में पहली दफा जेल गया, और क्या कहते हैं 89 के अंदर मैं POJ के गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो तब जाकर हमें ये धक्का लगा कि यार, अगर आजादी की लड़ाई हमारी है तो इन बेगुनाहों का कत्ल क्यों किया गया? जी, आप समझ रहे हैं ना? जी। तो उस टाइम के बाद फिर हमारा मन हट गया और हमने फिर मिलिटेंसी से किनारा कशी कर ली। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हर चीज का हल वायलेंस नहीं होता, बंदूक नहीं होती, पत्थर नहीं होता। आप टेबल के ऊपर बैठकर भी बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना अपनी बात? जी। तो हम चाहते हैं कि ये देश हमारा है, हमारी गलतियों को ये माफ करे, और हमारे लम्हों ने अगर खता की है तो हमारी सदियों को सजा न दी जाए। हम चाहते हैं कि ये देश तरक्की करे और अमन और इंसानियत के साथ आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम चंद्रयान पर बैठे हैं और दुनिया की सुपर पावर में गिने जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये देश हमारा है और इसके अंदर अमन, सुकून और शांति हो। ना कोई धर्म के नाम पर मारा जाए, ना कोई जाति के नाम पर मारा जाए, ना कोई वायलेंस के नाम पर मारा जाए। कश्मीर का कौन सा मसला है? कोई मसला नहीं है। हमारे बुजुर्ग हमारे जो आबाओ अजदाद, समझते हैं ना आप उर्दू में? जी, मैं समझ रही हूँ। हमारे आबाओ और अजदाद पागल नहीं थे जिन्होंने भारत के साथ इलाहाद किया था। और मुझे आप ये बताएं कि UJK के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर 280 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 2500 रुपए किलो मटन बिक रहा है, 950 रुपए किलो मुर्गा बिक रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि हम उसी तरफ जाएं जो हमारे लिए अमर और शांति का संदेश देता हो। और ये भारत इसके साथ हमारे पूर्वजों ने और हमारे आबाओ अजदाद ने इलाहाद किया है, तो हम भारतीय हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम तो आपकी वसातत से भारत की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे ये अपील करते हैं कि आप POJ के भी वापस लें और ये इसको मुकम्मल कश्मीर बनाएं और भारत के अंदर इसको शामिल करें। जो सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो मैं उसके खिलाफ हूँ।
मेरे लिए मेरा देश बहुत बड़ी चीज है और मैं उन सेपरेटिज्म रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि आप लोग सेपरेटिज्म का रास्ता छोड़ें और टेररिज्म का रास्ता छोड़ें और बंदूक का रास्ता छोड़ें और आप मेन स्ट्रीम में आए और अपनी आकर पार्टिसिपेट करें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपने देश की तरक्की और उन्नति के अंदर काम करें। आपने जहां से इलेक्शन लड़ा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप क्या आपका मैनिफेस्टो था, क्या आपने लोगों को बोला, लोगों ने एक तरह से अगर वोट करें तो क्यों करें? देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ JNK ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, जी, जो 27,500 एक्स मिलिटेंट्स के ऊपर 27,500 एक्स मिलिटेंट्स है और मैं उनका चेयरमैन हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी, जी, हाँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन एक्स मिलिटेंट्स की है जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी की है और इस टाइम अमन और शांति और भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो जी, मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक ही बात लिखी थी कि मैं हर उस जख्म के ऊपर मरहम लगाऊंगा जिस जख्म से खून रिस रहा है। मैं उनके बच्चों की जो रिलीज मिलिटेंट्स हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनकी पढ़ाई के ऊपर काम करूंगा। जो लोग अपनी बहनों की, जो हमारे रिलीज मिलिटेंट्स हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी उन्नति के ऊपर काम कर सके, अपनी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर सके, तो मैंने उनसे एक ही बात कही है कि आप मुझे एक दफा जिताएं, उसके बाद आप देखें, मैं आपकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करूंगा, मैं आपको पासपोर्ट प्रोवाइड कराने में आपकी जंग लड़ूंगा, मैं आपके बच्चों की वेरिफिकेशन में आपकी जंग में खड़ा हूं और मैं आप लोगों के लिए हर वो सुविधा प्रदान करने की कोशिश करूंगा जिनसे हमें आज तक महरूम रखा गया है। आज मैं मैच्योर हूं और मैं उन बंदूक बरदारों से ये बात कहना चाहता हूं जो बंदूक लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद और आजादी के नारे लगा रहे हैं और जंगलों के अंदर बैठे हुए हैं। मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप लोग बंदूक का रास्ता तरक करें और वापस मेन स्ट्रीम में आए, क्योंकि 4 मैगजीन और एक बंदूक लेकर आप सुपर पावर को नहीं हरा सकते। आपके लिए बेहतर और अफजल ये है कि आप वापस आए। आप किसी को मारकर हरगिज़ भी जन्नत में नहीं जा सकते, आप किसी की जान बचाकर जन्नत में जाएंगे। Altaf Ahmed Bhatt, who calls himself a social worker from South Kashmir's Pulwama, and the brother of jailed leader Bashir Ahmed Bhatt, popularly known as Peer Saifullah Bashir Ahmed, was a close aide of the late Hurriyat patriarch Sayyid Ali Shah Gilani, who led the hardline faction of the conglomerate and has been lodged in Tihar jail in an alleged terror funding case for almost 7 years. Security officials the print spoke to said that in the last 30 years, this is the first time that individuals, organizations associated with separatist ideology, former militants and candidates backed by banned Jamaat-e-Islami are contesting in such a big number. Speaking to the print, senior journalist and political commentator Ahmed Ali Fayaz cited the example of Kuka Pare of Jammu Kashmir Awami League, a militant who later became the face of counter-insurgency movement in Jammu and Kashmir, then went on to become an MLA before being killed in 2003 in an ambush by suspected Hizbul militants. Most political scientists and security experts say this is the first time that such a big number is contesting the assembly elections. उस्मान जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जैसा कि आपने बताया, आप इलेक्शंस पहले से भी लड़ते आ रहे हैं, लेकिन 370 के बाद आफ्टर 370 दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years. What difference do you see? And at the same time, do you think that free and fair elections are being held? या उसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो फेयर इलेक्शन तो हुए हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए, तो दूसरा ये और आई एम एक्सपेक्टिंग हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इज प्लेइंग अ वंडरफुल रोल, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। जहाँ तक डिफरेंस का सवाल है, डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। पहले तो स्टेट थी, पहले हमारा आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता था, अब हम यूटी बन गए। उस वक्त के इलेक्शन में और इस इलेक्शन में फर्क है। उस वक्त हमारे पास एज एमएलए पावर्स ज्यादा होते थे, गवर्नमेंट के पास पावर्स होते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। अब तो आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है, अब तो ये सब यूटी एलजी और होम मिनिस्टर के पास पावर्स है। 370 तो मुझे लग रहा है क्लोज कर दिया पहले कांग्रेस ने, उसके बाद ठप्पा लगा दिया इसको बीजेपी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगाया। अब तो ये रिवर्स होना इज रादर इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट क्या है, इम्पॉसिबल। आई डोंट थिंक हम इस धोखे में लोगों को रखेंगे कि कोई भी सरकार कल आएगी इसको 370 को रेस्टोर करेगी।
ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इस इशू में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टॉक टू माय पीपल दैट आई कैन हेल्प यू डेवलपमेंट व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर, दैट आई कैन डू, दैट आई कैन फाइट फॉर देम। मैं उसके लिए कुछ कहीं किसी भी एक्सटेंट के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन इश्यूज पे नहीं करूंगा जिससे हमारा वक्त जाया हो जाएगा। Yeah, certainly we have to see those who are not involved in some big crimes. तो उनके लिए तो जरूरी है chance to be given to them. I was active in 90 with Students Liberation Front. Went across, got arms training, and then what we did is after some time realizing this is all wrong what we are doing, we immediately formed a group which fought terrorism with the help of security forces known as Ikhwan. Right. And then we then start a political drive. We thought it is very important to change the things politically. Since then I'm in politics right from 1996. I have fought 96 election, assembly election was number 2, 98 parliamentary election was number 3, and then 2002 I got elected first time. In 2002 I lost by a margin of 403 votes. Then in 2014 I again got elected from the same with a huge margin. Certainly we feel safe now. There are new elections are free, nothing has happened, 2 phases have gone. In the parliament election, nothing happened. This is the change in the security scenario. There is no stone pelting. There are no protests in terms of for any issues which were commonly known sometimes as Azadi, Pakistan. They used to protest on Bijli and used to raise slogans on Hum Kya Chahte Hain Azadi. These things are gone now. The new generation doesn't know about hartals, bands and hartals. New generation doesn't know word hartal was any time existing here, because they are going to school. Children are going to school on daily basis. They are enjoying their studies, and then plus employees, those were most of the time in 20-25 years they have spent half their time in hartals. They were not performing duty like that. Now they are very happy. They are performing their duties. Tourists are coming, things are moving commonly. Yes, there is a militancy in some areas, which I cannot rule out this thing that militancy we can wipe out completely, because as far as our neighbor is there, it will remain for some time, and we know how our security forces are. Army police is capable of curbing the militancy to an extent. If we are able to do that, it will not touch a common man, and peace is there. That's good. That's good they are doing. Thank you so much, Usman ji, for talking with us. What impact will they have in Jammu and Kashmir elections, as a third phase is scheduled for October 1st, is something we need to wait and watch out for. तो मैं बस ये आपसे जानना चाह रही थी, आपको क्या लगा, ऐसा क्या माहौल में आपको अलग लगा कि आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मतलब आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए इस बार? एक्चुअली बात ये है कि मैं एक सिविल सोसाइटी, आई वाज रनिंग ए सिविल सोसाइटी एंड आई वाज हेड ऑफ दैट सोसाइटी, और जब मुझे लगा कि मुझे लगा कि यहाँ उस टेररिज्म के से ज्यादा यहाँ पॉलिटिकल टेररिज्म चल रहा था। तो उस पॉलिटिकल टेररिज्म को देखकर कभी एनसी, पीडीपी और बीजेपी, कांग्रेस ये एक दूसरे को टांगे खींच रहे थे और लोगों के काम नहीं कर रहे थे। ये अपने मौज मस्ती में और लोगों को गलत रास्तों पर लगाते थे, और एक पार्टी दूसरी पार्टी के पीछे लगी थी कि हम पावर में आ जाएं, और हम यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। और उसी में मैंने एक सिविल सोसाइटी बनाई। सिविल सोसाइटी मैंने यहाँ पुलवामा से शुरू की। पुलवामा से के बाद मैं जम्मू भी गया, जम्मू में भी कुछ मेंबरान आए और पूरी स्टेट में, और लास्ट में ये मुझे लगा कि मैं लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहा, क्योंकि कुछ हद तक मैं कामयाब भी था, लेकिन कुछ हद तक मैं नाकाम रहा, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग जो ये हमको हेल्प नहीं कर रहे थे।
जी। और ये हमको भी अवॉइड करते थे, और हमने डिसाइड किया कि हम भी इलेक्शन में इसमें आ जाएं, मेन सिटी में आ जाएंगे, और ताकि लोगों के मसले हल करें। एक्चुअली आई वाज नॉट डायरेक्टली इन उसमें मैं नहीं था जी। लेकिन एक्चुअली मेरा बड़ा भाई, एक छोटा भाई था जी। ये सैफुल्लाह के नाम से, मेरा वो भाई है, छोटा भाई। वो भी मजबूरन उस वक्त हुआ क्योंकि मेरा बाप फ्रीडम फाइटर था, और जब फ्रीडम फाइटर था और यहाँ मेरा भाई कांग्रेस के इलेक्शन में कंटेस्ट कर चुका था, लेकिन मिल्टन ने हम पर बहुत बार वार किया, और वो मेरा भाई अपने बाप और भाई की जान बचाने के लिए उसने मिल्टन से ज्वाइन की। अच्छा। क्योंकि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल टेररिज्म था, क्योंकि जब बुरहान वानी का वक्त आया तो उस वक्त जब 6 महीने हमने हड़ताल की यहाँ, और 6 महीने हड़ताल रहने के बावजूद 3-4 महीने हो गए, मैंने लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, और मैं चावल जमा करता रहा और फिर बांटता रहा, और फिर मैं मजबूर होकर गिलानी साहब के पास गया मैंने, और उधर मेरा भाई भी था। मैंने भाई को बोला कि मुझे अपॉइंटमेंट दो उससे, और उसने अपॉइंटमेंट दी। मैंने जो जितने भी यहाँ हमारे सिविल सोसाइटी के बंदे थे उनको मीडिया के साथ गिलानी साहब के पास गए। मैंने बोला गिलानी साहब को कि लोग मर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान आपको कुछ पैकेज दे रहा है या कोई किसी पॉइंट पर बात करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं पहल करते हैं। जी। उसने वहां से वापस मुझे बोला मरने दो, आप कौन होते हो, ये एक इंटर मसला है, उसको उन्होंने कब्जा किया है, वो किया है, ये किया है। तो मैंने उसको आर्ग्यू करके आया, तो फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने गिलानी साहब के बातों का सीरियस लिया, और गिलानी साहब को मैंने चैलेंज दिया कि मैं आपके एंटी काम करूंगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको लगा कि माहौल में चेंज आया है तो आपको भी लड़ना चाहिए। जी मैडम, ये बहुत चेंज आए हैं। आप आज लोग आ रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं, ये लोग पिछले 10 साल से, ये इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहा है। वो इतने खुश थे लोग जलसों में, मेरे पीछे भी हजारों लोग थे, और मैं कितना खुश होता था अंदर से, क्योंकि लोग अब डिप्रेशन से बाहर आए हैं। यहाँ ड्रग्स का माहौल हो चुका था, लोग ड्रग्स में मुलविस थे, और यहाँ हमारी लड़कियां भी इसमें घुस गई थी, और मैं काफी खुश हूँ। इलेक्शन जो भी जीते वो भी जीते, लेकिन लोगों को डिप्रेशन से बाहर आने का एक मौका मिल गया यहाँ, और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये स्क्रीन पर आ रहा है, लाइन पर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अब लाइन पर आ रहा है। इंजीनियर रशीद का इनके साथ कोई टैप था या कुछ अंदर से कुछ चल रहा था, होता तो इंजीनियर रशीद जेल में नहीं होता।